सो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इसको शुरू किया था और यहाँ पे हमने चेक किया था कितने तरह के डिविडेंड्स होते हैं और फिर हमने ये भी समझा था कि डिविडेंड्स के रूल्स क्या है। पास्ट प्रॉफिट से अगर हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या रहेगा। वी ऑल्सो अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द प्रेफरेंस शेयर्स। और फिर हमने ये देखा था कि सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या रहता है, करेंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, या फिर मिलाकर दोनों को मिलाकर आप पे कर सकते हो। और कई बार कंपनीज को गवर्नमेंट पैसे देती है और उससे बोलती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करो, तो उससे भी हम पे करेंगे। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है दैट यू हैव टू राइट ऑफ ऑल द लॉसेस, देयर शुड बी नो नोशनल गेन एंड ओनली द रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग, इट इज जस्ट द अप्रोशनमेंट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, दैट इज उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका, ठीक है, बाइफर्केशन है, आपके रेवेन्यू प्रॉफिट्स को आप स्प्लिट अप कर रहे हो। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों ने चेक किया था दैट डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी डिडक्टेड, आप डेप्रिसिएशन को स्किप नहीं कर सकते, राइट, इवन दो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बट एज अ पार्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके फिर आपको डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहिए। और डेप्रिसिएशन अदरवाइज ऑल्सो भी हमने देखा था, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट्स एन एक्सपेंस। सो वेर यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी, देन इन दैट केस you should apportion all the expenses, or rather you should charge all the expenses before calculating the profit for the payment of the dividend. इसके अलावा रीवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है उसको आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। ट्रांसफर टू रिजर्व्स के लिए हमने देखा था 1956 एक्ट के अंदर हमारे पास सर सेपरेट प्रोविजंस थे कि इतना इतना पोर्शन आपको रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है, बट 2013 एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यू आर फ्री टू यूटिलाइज or transfer to the reserves. If you want, you may not even transfer anything to the reserves of the company. फिर हमने ये देखा था कि अगर इनएडिक्वेसी आपका प्रॉफिट रहे तो तीन कंडीशंस हमने देखा था, C1, C2, C3, और ये आपके तीन में से विच एवर इज द लोअर अमाउंट, उससे ज़्यादा आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट, करेक्ट, वो तीन लिमिट्स थे, राइट, और वो तीनों लिमिट्स आपको यहाँ पर मिल गए। हमने यहाँ पर इसको बेयर एक्ट के अंदर भी कवर किया था रेगुलेशंस के साथ में। तो ये तीन लिमिट्स थे हमारे। एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स नॉट एप्लीकेबल, अगर इनमें से किसी एक साल में आपने डिविडेंड पे नहीं किया। 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एंड 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, राइट। फिर आपको मैंने वो होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, तो वो होमवर्क क्वेश्चन फिर आपको आज क्या, मुझे एक काम करो, अभी आप उसको सॉल्व करके बता दो। लेट मी जस्ट टेक आउट दैट क्वेश्चन फॉर यू, और आप मुझे अभी उसका आंसर दे दो कि क्या अमाउंट रहेगा। क्विकली यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट एंड आप बताइए क्या अमाउंट होगा उसका, डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन को मैं लेकर आ गया। चलिए, कैन यू सी द क्वेश्चन नाउ। तो आप इसमें देखो, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। इसमें आप देखो प्रॉब्लम क्या है, आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो लेकिन आप डिविडेंड डिक्लेयर कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे डिविडेंड डिक्लेयर, क्योंकि आप देखो आपके करंट ईयर में कितना प्रॉफिट्स है। करंट ईयर में आपके पास प्रॉफिट है 3 लाख रुपया, करेक्ट, यू हैव 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। और इस 3 लाख रुपए के प्रॉफिट के अंदर देखो, अरे यार ये क्या हो गया, एनीवे चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में लेता हूँ यहाँ पे, राइट, आई जस्ट क्रॉप इट इन द स्लाइड्स एंड इसको हम बाद में कवर कर लेंगे। चलिए आगे आप देखिए यहाँ पे, डिपॉजिटिंग द अमाउंट, तो यहाँ पर जो डिविडेंड का अमाउंट था उसको आपको एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 डेज के अंदर अंदर आपको इसको एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना होगा और विद इन 15 डेज आपको इसको पे करना रहेगा, ठीक है। और ये जो आप पे करते हो दिस इज पेड, या तो रजिस्टर्ड होल्डर को आप चेक दे देते हो, ठीक है, पर ध्यान रखना दिस हैज़ टू बी डन थ्रू बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, या फिर दिस शुड बी डन थ्रू द चेक। मतलब आप कैश में डिविडेंड नहीं दे सकते। हम बोलते हैं कि डिविडेंड इज टू बी पेड इन कैश, बट आप नकद कैश नहीं वहाँ पे दोगे,
वो बैंक खाते में जमा होगा, ठीक है, ताकि पता चले कि इतना डिविडेंड इस इंसान को वहां पर चला गया। नहीं तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, कंपनी खा जाएगा सबका पैसा और बोलेगा बांट दिया वो डिविडेंड। अब कौन किसको किधर मिला कैसे प्रूव करते रहोगे कि कैश में पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सो ऑल द पेमेंट्स आर टू बी मेड इन अ ट्रेसेबल फॉर्मेट। सो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि आप पे कर सकते हो, और अगर ये अमाउंट नहीं मिले तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ट्रांसफर इट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब अगर आप यहाँ देखो, हम एक काम करते हैं, लेट्स रीड द बेयर एक्ट। आई थिंक बेयर एक्ट से हमारा फटाफट यहाँ पे फिनिश भी हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर मॉड्यूल के ऊपर आएंगे और ये एग्जाम्पल्स को फिर हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो जैसे इधर दिया हुआ डिविडेंड इज टू बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। तो कल को पतंजलि अगर लिस्ट हो गया तो बाबा रामदेव आपको ऐसे नहीं बोल सकते दंत कांति केश कांति मनी के नाम पे हनी, मतलब हनी के नाम, मनी के नाम पे हनी की लूट अगर हो रही है तो आप हनी हमारे पास से ले जाओ, ठीक है, ये सारा कांड वहाँ पे नहीं चलेगा। यू विल हैव टू पे द डिविडेंड इन कैश ओनली। रिलायंस जियो के वाउचर्स नहीं बांट सकता कि चलो डिविडेंड बांट दिया 1 महीने का जियो कनेक्शन फ्री, ठीक है, या फिर जाके रिलायंस मार्ट से सब्जी खरीद लेना, यू डोंट हैव टू पे। तो वाउचर्स वगैरह नहीं चाहेगा, यू हैव टू पे इट इन द कैश। और जैसे मैंने आपको बताया था हैज़ टू बी पेड बाय चेक और डिविडेंड वारंट और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप मुझे बताओ वारंट का क्या मतलब होता है, डिविडेंड वारंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड वारंट। वारंट इज बेसिकली जो भी इसका होल्डर होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड वारंट मतलब द होल्डर ऑफ द पर्सन, राइट, द होल्डर ऑफ वारंट इज द ओनर, वही इसका ओनर है। तो जो भी इसका होल्डर है वारंट का, तो सिक्योरिटीज़ भी मिलते हैं ऐसे वारंट, शेयर वारंट भी मिलता है। तो बेसिकली शेयर वारंट में और शेयर सर्टिफिकेट में यही डिफरेंस है कि शेयर सर्टिफिकेट में अगर मेरा नाम लिखा है तो उसमें उस वो सर्टिफिकेट किसी के भी पास हो तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसका नाम लिखा है वही उसका ओनर होगा। बट वारंट में किसी का नाम नहीं लिखा जाता, इट्स लाइक योर करेंसी नोट, लाइक जस्ट लाइक योर करेंसी नोट, जिसके हाथ में वो करेंसी नोट वो उसका ओनर। करेंसी में कभी भी नाम नहीं छपा, मतलब आरबीआई कल को विनीत को अगर 2000 का नोट देगा तो उसमें विनीत का नाम इंस्क्राइब करके नहीं देगा, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। मतलब मेरे को कैश देगा तो मेरा नाम इंस्क्राइब नहीं करेगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो वारंट ऐसा होता है। फिर ये देखिए ये एप्लीकेबिलिटी, चलिए ये हम बाद में यहाँ पे देखते हैं। फिर हाँ, बेयरर चेक एंड क्रॉस चेक जैसा, एग्जैक्टली। तो सर एक बात बताओ, वारंट में फिर इस तरह से क्यों पे करते हैं, क्योंकि देखो जो शेयर वारंट होगा उसके ऊपर शेयर डिविडेंड आपका जो इस तरह से आपको डिविडेंड वारंट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट दिया, प्रोहिबिशन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, ये हम चेक करेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये सब हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा अभी। जो ये चार्ट जो है ये काफ़ी अच्छा चार्ट है आपका, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट। एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर आप इसको देखो तो आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया, आपका डिविडेंड डिक्लेयर करके 30 दिन के अंदर अंदर पे करना, तो यहाँ पर वो वाला पार्ट नहीं दिया, 5 दिन 15 दिन वाला नहीं दिया, सीधा क्या बोला, डिविडेंड डिक्लेयर करो उसके 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दो। अगर वो डिविडेंड आपने पे नहीं किया या आपने क्लेम नहीं किया तो अगले 7 दिन के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर फिर ये 90 दिन रहेगा, देन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट एंड प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड ऑन द वेबसाइट जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसके लिए निकाला है। 7 साल तक ये आपका मेंटेन रहेगा और 7 साल के बाद फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। अगर आपने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया तो यहाँ पर 12% का पीनल इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा, और अगर आपने इसको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया तो भी आपके ऊपर पीनल इंटरेस्ट लगेगा। फिर ये आईपीएफ के बारे में बताया हुआ है कि इसमें क्या क्रेडिट होता है और इसमें क्या रहता है, कैसे आईपीएफ को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और ये सब मैं आपको इसलिए यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेयर एक्ट है और हम बेयर एक्ट में जाके अपडेटेड मटेरियल को ही पढ़ेंगे। फिर ये राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर बताया, फिर पनिशमेंट बताया कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स, ये एग्जाम्शन और दिया हुआ है। तो अब हम इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट में आप देखो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, नो डिविडेंड शैल बी पेड डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पर क्लियरली मना कर रहा है कि आपको अगर डिविडेंड पे करना है तो डिविडेंड हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ, इट हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर विच इज अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ये देखा, तो डिविडेंड हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद दिस। दूसरा सोर्स आपके पास क्या है, ये आपका पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स आप देखिए यहाँ पर क्या है, इट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द
प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और तीसरा आपके पास यहाँ पर क्या आता है, और years after providing for the depreciation in accordance with this। तो दो आपके पास है, प्रॉफिट्स ऑफ द करेंट ईयर एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यू हैव टू प्रोवाइड विच इज बीइंग कैलकुलेटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द depreciation in accordance with the provisions of that subsection and remaining undistributed or out of the both। तो basically the source is profit, but the profit can be current profit, the profit can be past profit, however you have to ensure that you deduct all the depreciation amount and everything here। फिर देखिए, provided that computing the profits any amount representing the unrealized gain, so this is not allowed, this is not allowed। और दूसरा सोर्स आपके पास क्या है, out of the money which is provided by the central government or by the state government for the payment of dividend। फिर क्या बताया हुआ है, that provided that the company may, तो यहाँ पर जो था कि डिविडेंड्स डिक्लेयर करने के टाइम रिजर्व्स में जो पैसा ट्रांसफर करना है, इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, द कंपनी मे डिक्लेयर ट्रांसफर सच परसेंटेज, सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू ट्रांसफर इट टू द रिजर्व्स। आगे क्या बता रहे हैं, फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ओइंग टू द इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर, और वहां पर कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है तो इट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आप किसको रेफर करोगे, यहाँ पर आप रेफर करोगे रूल नंबर 3 को, कि आपको अगर डिविडेंड अपने पास प्रॉफिट से पे करना है तो आप कैसे करोगे, ये यहाँ बताया हुआ है। आगे और क्या बताया हुआ है, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व्स। सो फ्री रिजर्व्स इज द ओनली सोर्स ऑफ द डिविडेंड। फिर देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो कंपनी शेयर डिक्लेयर द डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस ईयर लॉसेस। तो ये जो मैंने आपको बताया था, आपको अपने पुराने सारे के सारे लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है दैट हैज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। अच्छा, डेप्रिसिएशन कौन सा, आपको पता है डेप्रिसिएशन दो तरीके का होता है। एक डेप्रिसिएशन आपको कंपनीज एक्ट में मिलेगा, एक डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर बताया कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन विल बी एज पर द शेड्यूल 2, मतलब कंपनीज एक्ट वाला, जो कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन है वो रेट आपको माइनस करना होगा। आई थिंक आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 करवाया हुआ है, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डीटीए, डीटीएल, क्या आपने ये किया है, राइट। तो अगर आप देखो डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में वन ऑफ द रीजन इज व्हाट, दैट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द कंपनीज एक्ट एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द इनकम टैक्स एक्ट बोथ आर डिफरेंट, यस और नो। इन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और इन द कंपनीज एक्ट एंड एज पर द टैक्स लॉज, both the places the rate of dividend is different, because of which the timing difference arises, yes or no। और उस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी वही बताए कि आपको डेप्रिसिएशन कौन सा लेना है, कंपनीज एक्ट वाला। आगे क्या बता रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, आप ये देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे डिक्लेयर the interim dividend during any financial year or at any time during the period from the closure of the financial year till the holding of the annual general meeting out of the surplus in the profit and loss account or out of this। तो ये वाला interim dividend का पॉइंट हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था। तो आप इसको किससे डिक्लेयर कर सकते हो, अपने पास्ट प्रॉफिट्स में से या फिर आपके करेंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से, अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, लेट बिफोर द एजीएम। और तीसरा आपके पास आ जाता है कि फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट, करेंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल योर प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल भी देखा था कि सपोज जैसे मुझे 6 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे Q1 का प्रॉफिट देखूंगा। अगर यही मुझे डिविडेंड 6 अक्टूबर को डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का प्रॉफिट देखूंगा। और यही अगर मुझे 6 जनवरी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इनका प्रॉफिट देखूंगा। और यही अगर मुझे 6 अप्रैल को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो मैं Q1 से लेके Q2, Q3 प्लस Q4 इनका डिविडेंड चेक करूंगा। अब सपोज करो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दोनों में से किसी एक में मुझे लॉस हो गया, इन तीनों में से किसी एक में मुझे लॉस था, इन चारों में से मुझे किसी एक में लॉस था, तो फिर मेरे पास एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि अगर मुझे किसी भी क्वार्टर में लॉस था
then my interim dividend will not be declared at a higher rate than the average rate of dividend which is declared by the company during the immediately preceding 3 financial years. तो उनके एवरेज के रेट से ज़्यादा मैं डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करूँगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, कोई ऐसा फर्दर प्रोवाइजो भी नहीं है जो बोलता है कि सपोज करो पिछले 3 साल में से किसी एक साल में आपने डिविडेंड नहीं बांटा था तो फिर ये लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, या ऐसा कोई एक्सेप्शन वहाँ पर नहीं दिया जैसा कि रूल 3 के अंदर दिया हुआ था। फर्दर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है दैट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल्ड बैंक और इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको इसको ट्रांसफ़र करना होगा इन द सेपरेट बैंक अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट के अंदर आपको इसको ट्रांसफ़र कर लेना पड़ेगा। फिर अगर आप देखो द नो डिविडेंड शैल बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड होल्डर और टू हिज ऑर्डर। सो अब यहाँ पर बात आ रहा है कि आप डिविडेंड किसको पे करोगे। यू विल पे डिविडेंड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। तो मैं अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो डिविडेंड तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास आएगा। अब सपोज करो मैं ये डिविडेंड किसी और को असाइन करना चाहता हूं, क्या पहली बात तो मुझे बताओ, क्या मैं असाइन कर सकता हूं? कैन आई असाइन माई डिविडेंड राइट टू समवन एल्स? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये डिविडेंड आप जो आएगा मेरे शेयर्स जो है, शेयर होल्डर मैं हूं, मैं ही रहूंगा, लेकिन इसके ऊपर जो डिविडेंड आ रहा है वो डिविडेंड मेरे फादर को आप पे कर दोगे, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? रौनक इज सेइंग नो, ने मैंने सेइंग नो। तो फिर आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? टू हिज ऑर्डर, टू हिज ऑर्डर। अभी आंसर चेंज हो गया? चेंज नहीं हुआ, निधि ने पहले भी नो कुछ भी आंसर नहीं किया था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, येस इट कैन बी पेड। इफ यू रिमेंबर फाउंडेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने एक प्रोविजन पढ़ा था सक्सेशन एंड असाइनमेंट, याद आ रहा है? तो assignment, can you assign the benefits of the contract? Answer is yes. Can you assign the obligations of the contract? Answer is no. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने शेयर का बेनिफिट जो है उसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई कैन असाइन इट टू द थर्ड पर्सन एंड देन द कंपनी विल पे दैट टू द थर्ड पर्सन। और तीसरा यहाँ पर क्या है, टू हिज बैंकर, जो मैंने आपको यहाँ पर बैंक डिक्लेयर यहाँ पे दिया, एंड शेल नॉट बी पेएबल इन कैश। तो कुछ भी हो जाए मैं डिविडेंड कैश में यहाँ पर पे नहीं करूँगा। दो मैंने आपको बताया डिविडेंड कैश में ही जाता है, काइंड में नहीं जाता, बट कैश से यहाँ पर जो मतलब है नकदी कैश आपको नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे बता रहे हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड to prohibit the capitalization of the reserves of the company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares and paying up an amount at the time which is being unpaid on any shares which is held by the members of the company। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बताया डिविडेंड आप कैश में ही पे करोगे, पर यहाँ पर आपको एक और चीज़ दे रहा है वो कि आप जो रिजर्व्स है वो रिजर्व्स का एक और यूज़ कर सकते हो इन पेइंग कैश डिविडेंड, और यू कैन पे स्टॉक डिविडेंड। ये आपको समझ रहे? ये तो हो गया कैश डिविडेंड, ये बात कर रहा है कैश डिविडेंड का, दैट द कंपनी हैज़ टू पे कैश डिविडेंड। ये बात कर रहा है दैट कंपनी कैन पे स्टॉक डिविडेंड ऑल्सो। अब स्टॉक डिविडेंड दो तरीके से जा सकता है, या तो आपको नया बोनस शेयर मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर बोनस कॉल मिल जाएगा। मतलब मेरा शेयर जो है उसका फेस वैल्यू था 10 रुपया, उसके ऊपर मैंने जो कॉल पे करके रखा था वो था 7 रुपीज़। कंपनी यहाँ पे बोनस के थ्रू 3 रुपये एडजस्ट कर दे, आया समझ में? और यहाँ तो क्या हो जाएगा 1:2, इस तरह से हो सकता है हर 2 शेयर पे एक नया शेयर मुझे मिल जाए। गाइस इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो वो ये बता रहा है दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शेल डीम टू प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स। तो कंपनी अगर अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके स्टॉक डिविडेंड बांटना चाहता है, कंपनी इज फ्री टू डू सो। फिर देखिए प्रोवाइडेड दैट एनी डिविडेंड विच इज पेएबल इन कैश मस्ट बी पेड आइदर बाय वे ऑफ अ चेक, अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, और बाय वे ऑफ वारंट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड it will be entitled to any person who is entitled for the dividend. A company which fails to pay comply with section 73 or 74 shall, so long as the default continues, cannot declare the dividend on the equity shares। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना
जब तक सेक्शन 73-74 किससे डील करता है? व्हाट डज सेक्शन 73-74 डील्स विथ? इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। सेक्शन 73 एंड 74 डील्स विथ व्हाट? डिपॉजिट्स। याद आ रहा है? सेक्शन 74 पुराने डिपॉजिट्स, 73 नए वाले डिपॉजिट्स, राइट। तो अगर आपने अपने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है, राइट, इन दैट केस यू कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। गाइस क्लियर? ये क्लियर? अब आप ये सारे पॉइंट्स को छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सो वेयर अ कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड, when a dividend has been declared by the company but has not been paid, or it is being claimed within the 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend, the company shall within the next 7 days from the date of expiry। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि इन्होंने जो डायग्राम बना के दिया है, ये डायग्राम बहुत अच्छा है। इस पूरे पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको दिया। तो पेज नंबर 8.18 मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। So this is basically your page number 8.18 ICAI मॉड्यूल। ठीक है, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ द डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड इनटू अ सेपरेट अकाउंट। एक स्पेशल अकाउंट आपका बनेगा और उसमें आप इसको ट्रांसफर करोगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। देन द कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, उसके बाद फर्दर 90 डेज के अंदर यहाँ पर कंपनी इस चीज़ को डिक्लेयर कर देगा, एंड इट विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। ठीक है, और एनी अदर वेबसाइट जो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बताता है। ठीक है, ताकि आप वहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दो, ताकि जो भी इंसान है वो इसको क्लेम करना चाहे वो क्लेम कर सकता है कि ये डिविडेंड इस इंसान का इतना आउटस्टैंडिंग है। फिर देखिए, इफ एनी डिविडेंड इज मेड, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग दिस टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, देन जिस दिन से ये डिफॉल्ट हुआ है आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी यहाँ पर लग जाएगा एट द रेट 12% पर एनम, एंड द इंटरेस्ट अक्रूइंग ऑन सच अमाउंट शैल इंश्योर दैट इस अमाउंट को आप किस में यूज़ करो, इन द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम। तो ये आपको इंटरेस्ट जो होगा ये आप यहाँ पर क्या करोगे, कंपनी को पे कर दोगे, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द ऑल्सो इंश्योर दैट दिस इज बेनिफिट फॉर यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। फिर देखिए, अ पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी अंडर सबसेक्शन 1 इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वो इंसान क्या करेगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू अप्लाई टू द कंपनी कि आप मुझे यहाँ पर उसको पूरा पेमेंट करो। देन एनी मनी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी इन pursuance of this section which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। अब ये देखना, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, this shall be transferred by the company along with the interest if accrued if any thereon to the fund which is established this। तो बेसिकली 7, अपना ये टाइम याद रखना, 5 days from the date of declaration, 15 days from the date of declaration, 30 days from the date of declaration, फिर वो 30 days खत्म होने के 7 दिन के बाद, ठीक है, 90 दिन, फिर ये आपका जो आ रहा है 7 years, 7 years इज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 7 years from the date of transfer to unpaid dividend account, you are going to transfer that amount into the investor education protection fund। गाइस क्लियर? ये आपका जाएगा। एंड अब ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था, ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था। जब अब इसको पढ़ के देखो, ऑल शेयर्स in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of the Investor Education Protection Fund along with the statement containing the details as may be prescribed। इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? और आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इसका, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर शेयर पे लगातार 7 साल से डिविडेंड क्लेम ही नहीं हुआ, तो 7 साल के बाद में आप सिर्फ डिविडेंड को आईपीएफ में नहीं डालोगे,
आप उस शेयर को भी आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। मेक सेंस? मेक सेंस गाइस? डज दिस मेक सेंस? इसमें आप एक और चीज देखो, सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो इस तरह से आप देखो, हो सकता है, देखो दिस इज -7, this is -6, this is -5, and this is -4, and this is -3, and this is -2, and this is -1, और ये हो गया आज से 0। सपोज ये यहाँ पर शेयर जो था, ये शेयर था सलोनी आपके पास, यहाँ पर भी ये शेयर था सलोनी आपके पास। आपने अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स कंपनी को बराबर दिया नहीं था, तो आपका डिविडेंड अनपेड चला गया, आपका डिविडेंड अनपेड चला गया। यहाँ पर आपने जो शेयर था वो लेट्स से आपने निधि को दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये शेयर निधि के पास चला गया। निधि ने अपना बैंक अकाउंट बराबर दिया, तो ये डिविडेंड यहाँ पर निधि को मिलता रहेगा। अब क्या होगा, ये 7 साल तक मेंटेन होगा, और उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे? इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब अगर इस बीच में आप जाग गए, आपको पता चला कि ये डिविडेंड आपका है, आपको क्लेम करना है, तो ठीक, नहीं तो फिर ये डिविडेंड भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। करेक्ट। क्या इस केस में शेयर्स भी ट्रांसफर होंगे? क्या इस केस में शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में? आंसर इज नो। पर सपोज सलोनी ये शेयर को 7 साल तक होल्ड करके रखती है, और 7 साल यहाँ पे डिविडेंड बोगस चला जाता है, मतलब डिविडेंड नहीं जाता, तो ध्यान रखना ये जो शेयर्स है ये भी आईपीएफ में जाएगा। अब सलोनी के पास क्या ऑप्शन होगा? देन एनी क्लेमेंट ऑफ द शेयर transferred above shall be entitled to claim the transfer of shares from the investor education protection fund। फिर वो आपके लिए एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, उसको आप कंप्लाई करोगे। गाइस इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और फिर यहाँ पे बताया हुआ है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट हैज बीन हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड इन एनी ईयर, ये दिख रहा है, any dividend is paid or it is claimed in any year, then the shares will not be transferred, but the dividend would be still transferred। Make sense? अभी अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सेम इंटरप्रिटेशन हो गया है कि नहीं? सेम इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आपका आ गया। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे चलो एक डाउट आया है, आई थिंक सर इफ 6th ईयर में ओनर चेंजेस एंड देन ऑल्सो, आ गया। आप देखो लगातार 7 साल तक अगर डिविडेंड ब्लैंक गया तो ट्रांसफर होगा, 7 में से किसी भी 1 साल के अंदर अगर डिविडेंड आ गया देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर? सर नहीं, डिविडेंड कैसे जाएगा? देखो डिविडेंड तो चला जाएगा ना। सी आप यहां वाले एग्जाम्पल में देखो, ओनर जो है, मुझे बताओ ये 2 साल का जो डिविडेंड था ये कौन क्लेम करेगा? निधि या सलोनी? निधि या सलोनी? हु इज गोइंग टू क्लेम द डिविडेंड, निधि या सलोनी? निधि व्हेन शी इज द ओनर। नहीं, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, निधि इसको क्लेम नहीं कर सकेगी। ओके, निधि इसको क्लेम नहीं कर सकेगी बिकॉज ये डिविडेंड सलोनी। हाँ, निधि को यहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये शेयर जब खरीदा, दिस इज इंक्लूडिंग द क्लेम ऑफ दोज टू डिविडेंड्स, अदरवाइज दीज डिविडेंड बिलोंग्स टू सलोनी। अरे समझ में आया? ये समझ में आया? हु इज द ओनर? प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया ना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, और जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तब तो आप ओनर ही नहीं हो,
तो हाउ कैन यू गेट द डिविडेंड? रौनक, डाउट क्लियर हुआ? अगर नहीं, अभी अभी इसको क्लियर करेंगे। देखो, अगर निधि 2000, ये सपोज करो this is 2014, this is 2015, and this is 2016. If Nidhi was not holding the share in 14 and 15, she can't claim the dividend. Of course you can unmute. ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। बताओ, अनम्यूट करके आंसर करो। सर माय डाउट इज, अगर सपोज फर्स्ट जो -1 ईयर है, मतलब 1 साल पहले तक, हाँ अगर सपोज सलोनी शेयर बेचती है निधि को, हाँ सो एंड निधि इज बिगिनर टू शेयर मार्केट, आई कैन से, सो शी इज अनअवेयर के डिविडेंड ऐसा कुछ अनकेम था वगैरह वगैरह, हाँ एंड तो उसने कुछ अपील नहीं किया, सिर्फ ओनर वो बन गई, देन लेटर नेक्स्ट ईयर उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे ना अच्छा, आईपीएफ को। आप ये बता रहे हो कि 7 साल तो, अरे एक बात बताओ, फिर उस केस में आप यहाँ पर देखो कैसे होगा, अगर वो रहेगा नहीं ना। फिर एक बात बताओ, अगर 7 साल तक लगातार डिविडेंड, यहाँ पे आप बता रहे हो कि, रुको मैं आपका सिचुएशन समझ तो पा रहा हूँ बट उसको फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पे। से इट गोज समथिंग लाइक दिस, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे ही यहाँ वाला डिविडेंड डिक्लेयर होगा, जैसे यहाँ वाला डिविडेंड डिक्लेयर होगा और वो अनक्लेम्ड जाएगा, वैसे तो यहाँ वाले में चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो यहीं वाले में, जैसे ये वाला डिविडेंड डिक्लेयर होगा और ये चला जाएगा अनक्लेम्ड, तो ऑटोमेटिकली शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा। यस और नो? यही है ना आपका डाउट? हाँ सर। तो ये आपका आईपीएफ में चला जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, जब ये डिविडेंड डिक्लेयर होगा, हु इज द शेयर होल्डर? निधि, न्यू ओनर। न्यू ओनर। तो न्यू ओनर अगर है तो न्यू ओनर को तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिविडेंड मिल जाएगा। सर अगेन अगर वो सिचुएशन में लोकेट नहीं हुआ उसका अकाउंट वगैरह, सो अगर देन सपोज करो निधि का भी यहाँ पर लोकेट नहीं हुआ, अगर सपोज करो निधि का भी अकाउंट डिटेल्स गलत चला गया, ये वाला सिचुएशन है, यस सर। इन दैट केस डेफिनेटली ये शेयर आईपीएफ में जाएगा और फिर निधि को क्लेम करना पड़ेगा। सर तो इस निधि के साथ तो मतलब इन शॉर्ट फ्रॉड उसका शेयर तो चले जाएंगे ना। बिकॉज अंडरस्टैंड द रेस्ट्रिक्शन और दिस कंडीशन is not in respect of the investor, this is in respect of the shares। मैं बोलता हूं हर साल एक शेयर होल्डर्स थे, हर साल एक शेयर होल्डर थे। आया समझ में? फर्स्ट ईयर हाँ मेरे सर पास था, समझा। सेकेंड ईयर मैंने आपको बेचा, थर्ड ईयर आपने किसी और को बेचा, फोर्थ ईयर आपने किसी और को बेचा, तो हर साल आपने डिविडेंड उठा उठा के बेच दिया, तब भी ऐसा सीन रहेगा। ओके सर समझा। राइट? फिर देखिए यहां पर आ जाता है दैट इफ द कंपनी फेल्स टू डू दिस रिक्वायरमेंट, तो फिर आप देखो यहाँ पर पेनल्टी है ऑफ 1 लाख रुपीज़ और कंटिन्यूस फेलियर के अंदर 500 रुपीज़ फॉर ईच डे। ठीक है, विद अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज़, दिस इज ऑन द कंपनी, एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इसके ऊपर 25,000 रुपीज़, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में फर्दर 100 रुपीज़ पेनल्टी फॉर ईच डे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज़। ओके, इज दिस क्लियर? अरे ये क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर अब डिविडेंड इजी लग रहा है पूरा? फिर आ रहा है आपका इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड। हो सकता है इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल जाए,
तो आप देखो इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में क्या हो जाएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ फंड विच इज़ टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब इस फंड के अंदर दो पॉइंट्स है कि ये फंड क्रेडिट कब होगा, और दूसरा ये फंड के जो अमाउंट्स है वो यूटिलाइज कहाँ पर होंगे। दो चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। द फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट एंड द फंड्स कैन बी, और इसमें क्या क्या क्रेडिट होगा। तो पहले आ जाता है कि इसमें क्या क्या क्रेडिट होगा। तो आप देखिए सबसे पहले तो क्या रहेगा, एनी अमाउंट विच इज़ गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो यहाँ पर चला जाएगा, प्लस जो भी यहाँ पे एक तो है बाय वे ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, दूसरा है बाय वे ऑफ डोनेशंस वो यहाँ पर जाएगा। इसके अलावा अनपेड डिविडेंड अकाउंट से जो अमाउंट है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ईयर। तो बेसिकली ये जो है ना सेक्शन 205 है, ये पुराने वाले कंपनीज एक्ट के अंदर था, तो वहाँ का अमाउंट भी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनी अमाउंट विच इज़ लाइंग इन द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड प्रीवियस एक्ट का वो भी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। देन इस अमाउंट के ऊपर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है उसमें कोई इंटरेस्ट या इनकम आ रहा है वो इधर चला जाएगा। देन द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 38, व्हाट इज दिस? सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 क्या था? अगर आप में से कोई आंसर करो तो सेक्शन 38 कौन से चैप्टर में आया था? सेक्शन 38 कौन से चैप्टर्स में आया था? येड़ा बना के पेड़ा खिलाया, याद है? ये भाई इसमें पैसा लगा ले, एक का डबल, अनुराधा की गारंटी है, याद आ रहा है? इफ यू इंड्यूस समवन टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी देन आपके ऊपर पेनल्टी लगता है, राइट? तो वही पॉइंट यहाँ पे आता है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन मनी विच हैज़ बिन रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर अलॉटमेंट एंड विच इज़ ड्यू फॉर रिफंड, और आपने उसको रिफंड नहीं किया, वो यहाँ पर आ जाएगा। मच्योर डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, मच्योर डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, ये सब यहाँ पर आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ द फ्रैक्शनल शेयर्स आउट ऑफ द बोनस और मर्जर्स एंड अमेलगमेशन, तो ये क्या हो गया? आप देखो 7 साल तक आपने उन शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ था, जब आप शेयर्स को ट्रांसफर करें तो ओरिजिनल शेयर्स तो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, बट उनके ऊपर जो बोनस शेयर्स था या मर्जर अमेलगमेशन में कुछ आपको फर्दर शेयर्स आए, उन शेयर्स को आप क्या करोगे? उनको तो आप बेचोगे, तो उनको बेचकर जो अमाउंट आएगा 7 ईयर्स और मोर, उनको बेचकर जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पर दोगे। देन रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एंड सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब अगर आप यहाँ पे देखो द फंड विल बी यूटिलाइज फॉर, तो इसके क्या है? आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम परस्पेक्टिव में अगर आप देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर बताया हुआ है द फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड मच्योर्ड। तो बेसिकली जो भी आपका अमाउंट रहेगा, अनक्लेम्ड अमाउंट जो रहेगा उसके रिफंड में काम आ जाएगा, कल को आप जागे और अमाउंट लेकर आओगे। फिर आता है फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एडुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करवाता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसजॉर्ज्ड अमाउंट अमंग्स द एलिजिबल और आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स, जिनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ और कोर्ट प्रूफ कर दे। सपोज करो आपको येड़ा बना के किसी ने शेयर्स दिलवा दिया, फिर आपको लॉस हुआ, सामने वाली पार्टी से अमाउंट रिकवर हो गया, वो आपने डाल दिया कहाँ पर? इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब एज अ शेयर होल्डर या एज अ इन्वेस्टर आप बोलते हो भाई ये कैसा इंसाफ हुआ, चूना लगा मेरे को और उससे पैसा रिकवर करके आपने डाल दिया आईईपीएफ में। तो इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा तो डाला, लेकिन इन्वेस्टर को जो नुकसान हुआ उसका क्या? तो यहाँ पर आप जाओगे कोर्ट में और कोर्ट आपको क्या बोलेगा, चलो यहाँ से पैसा ले लो, इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पैसा ले लो। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉर्ज्ड अमाउंट। डिसजॉर्ज्ड अमाउंट मतलब आपको जो भी गलत तरीके से पैसा मिला है उस गलत पैसे को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जो इन्वेस्टर है जिसके साथ गलत हुआ है उसको ये अमाउंट पे कर दिया जाएगा, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। आप ऐसे जाकर नहीं बोल सकते कि देखो मेरे को नुकसान हुआ है सो प्लीज पे मी। अरे समझा? फिर देखिए रिम्बर्समेंट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस, अगर कोई क्लास एक्शन शूट फाइल होता है शेयर होल्डर की तरफ से तब ये आपका जाता है, राइट? इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, सो अ पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द अमाउंट
राइट, उसको यहाँ पे टू अप्लाई टू द अथॉरिटी, उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे ये पैसा मेरा रिटर्न आप कर दो. तो दिस इज बेसिक. सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी, सो दिस इज फाइन कि एक अथॉरिटी वहाँ पर सेटअप किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के लिए. तो ये आपको इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं करना, तो ये आप इग्नोर भी कर सकते हो. और फिर एक अथॉरिटी रहेगा, वहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स होंगे जो इन सब का यहाँ पर ध्यान रखेंगे. सो दिस इज ऑल फाइन, वो अथॉरिटी के ऊपर है. सो ऑल दिस यू कैन इग्नोर. इसके अलावा ये देख लेना, जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है इसका अकाउंट्स ऑडिट होगा एंड दिस विल बी ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर देखिए, आप अगर देखो, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स विच इज हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है विच हैज़ बिन डिलीवर्ड टू द कंपनी और वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, तो इन दैट केस जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो आप ये देखो, जो भी उसके ऊपर डिविडेंड होगा वो डिविडेंड आप किसको दे दोगे, लास्ट में ट्रांसफरी को दे दोगे जब जैसी फाइनलाइज हो जाएगा. इसके अलावा कोई भी आपने राइट्स इशू वगैरह था, बोनस इशू था, वो सब जो आपने होल्ड करके रखा था वो सब आप क्या कर दोगे, ट्रांसफरी को पे कर दोगे. देखो, जे और के दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है. जे बोल रहा है मैं इसका रियल ओनर हूँ, के बोल रहा है मैं इसका रियल ओनर हूँ. दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट में पहुंच गए. अल्टीमेटली के फेवर में जजमेंट आ गया. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस दिन से इनका लिटिगेशन हुआ उस दिन से लेके जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट है, इस पीरियड में जितना भी बोनस इशू बांटा गया, जितना भी डिविडेंड बांटा गया, ठीक है, कोई भी राइट्स इशू था, उन सब का क्लेम कहाँ मिलेगा इनको, यहाँ पर मिल जाएगा. किसको, के को. गाइस दिस इज क्लियर. ये हो गया जब आपका केस फाइल हुआ था और ये हो गया जब आपका यहाँ पे वर्डिक्ट आया. मेक सेंस गाइस, मेक सेंस, बेसिक. फिर आप देखिए यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर 127 और यहाँ पर बताया वेर अ कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड द डिविडेंड एंड विच हैज़ नॉट बीन पेड और द वारंट हैज़ नॉट बीन पोस्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. तो फिर यहाँ पे डायरेक्टर जो पता है जिसको कि यहाँ पर पेमेंट होना चाहिए था और वो पेमेंट नहीं हुआ, नोइंगली ही इज़ अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, विल बी पनिशेबल फॉर imprisonment which may extend up to 2 years and the fine which shall not be less than 1000 rupees for every day of till the time the default happens. ध्यान रखना, ये मल्टीपल डिविडेंड्स के अंदर मल्टीपल पेनल्टी लगता है. 123 में भी आपने पेनल्टी देखा, आपने 4 में भी देखा, 127 में भी देखा. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड, जब आपने डिविडेंड पे नहीं किया. क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ लॉ. दो के बीच में झगड़ा हो गया था, अभी तक हमें पता नहीं है कौन है ट्रांसफरी, इसलिए आपने डिविडेंड पे नहीं किया, चलेगा. इसके अलावा वेयर द शेयर होल्डर हैज़ गिवन द डायरेक्शंस कि उसका जो डिविडेंड है इसको चला जाना चाहिए एंड दोज डायरेक्शंस कुड नॉट बी कंप्लाइड एंड द सेम हैज़ बीन कम्युनिकेटेड. मैंने बोल दिया था मेरा डिविडेंड विनीत को दे देना, अब विनीत का अकाउंट नंबर मिल नहीं रहा है, कंपनी ने मुझे बता दिया यू हैड डायरेक्टेड अस टू पे द डिविडेंड टू विनीत बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड विनीत, सो व्हाट टू डू. तो इन दैट केस यहाँ पर कंपनी डिफॉल्ट में नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. फिर आप देखिए, वेयर देर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, तो भी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है दैट यू कैन इग्नोर. ओके. फिर आप देखो, वेयर द डिविडेंड हैज़ बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी ऑफ द सम विच इज़ ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो भी वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. फिर आप देखो, वेयर फॉर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द डिविडेंड और टू पोस्ट ऑफ द वारंट विच इज़ नॉट इन द डिफॉल्ट और द पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी की गलती नहीं है, ठीक है, किसी और रीज़न से यहाँ पे हो गया, तो इन दैट केस यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपके ऊपर ये वाला पेनल्टी नहीं लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर ये पेनल्टी है. गाइस क्लियर. और यहाँ पर फिर आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व्स आ गया. अब अगर आप अपने मॉड्यूल को देखोगे तो एवरीथिंग इज सेम. हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स डू ऑल द एग्जाम्पल्स जो हमारे हैं मॉड्यूल के अंदर, हम वो सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं. तो यहाँ तक तो हमने कवर किया ही था. अब देखिए, शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज़ बिन रेगुलरली डिक्लेयरिंग द डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% on its equity share for the past 3 years. However, the company has not paid
adequate profits during the current year ending, but it has got adequate reserves, free reserves, which can be utilized to maintain the dividend at the rate of 20. Advise the company how it should proceed in the matter if it wants to declare the dividend at the rate of 20%. तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ गया कि पास्ट ईयर प्रॉफिट से आपके करंट ईयर का प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, ठीक है, और आप रिजर्व से डिविडेंड देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कंडीशंस को फुलफिल करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट वेस्ट लिमिटेड proposed a dividend of 15% on the equity shares for the financial year 18-19. The same was approved in the AGM on 24th of October. The directors declared the approved dividend. Mr. Binoy, यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। Mr. Binoy was the holder of 2000 equity shares as on 31st March 2019, but he transferred the shares to Mr. Mohan, whose name is registered on 18th of June. Who is entitled to the dividend? आप बताइए किसको डिविडेंड मिलेगा? ये तो आप अगर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन भी लगा लो, अगर आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन भी लगा लो तो भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। किसको मिल जाएगा ये डिविडेंड? मिस्टर बिनोय, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपके लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो आप ये देखो, द डिविडेंड शैल बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड होल्डर और टू हिज दिस। तो आप ये देखो यहाँ पे इन दिस केस मिस्टर बिनोय इज द रजिस्टर्ड होल्डर, ठीक है, and therefore it is sufficient to pay if the company pays dividend to Mr. Binoy. Clear? फिर देखिए, the board of directors of Som Mechanical Toys Limited proposes a dividend of 12% on the equity shares for the financial year 1920. The same was approved at the annual general meeting of the company. एक मिनट, आई थिंक इसमें बिनॉय नहीं, ये मोहन होना चाहिए। ये वाला मैं चेक करके बताऊंगा, इसमें आई थिंक मोहन होना चाहिए करेक्ट आंसर। कंसोलिडेशन में भी आप देखो, तभी तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या यूज किया, ये देखिए, मिस्टर मोहन उस नेम इज रजिस्टर्ड एज ऑन दिस, और डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 24 अक्टूबर को, तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे देखना होगा, बट ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसको मैं चेक करके बता दूंगा। मिस्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड प्रपोजेस अ डिविडेंड of 12% for this. The same was approved in the AGM. Nitin Jha was holding 1000 equity shares as on 31st March 2020, but the same was transferred by him to Mr. Raj, whose name was registered on 20th of April 2020 in the register of member. State who will be entitled. इसके अंदर भी इन्होंने यही लिखा है, तो आप यहाँ पे देखो, since Mr. Raj, ये देखो, since Mr. Raj became the registered holder before the declaration of the dividend in the AGM, he will be entitled to this. पता नहीं यहाँ पर इन्होंने क्या मिस्टेक किया, या मेरे पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ, 24 अक्टूबर को आ रहा है, ये 18 जून है, तो टेक्निकली AGM से पहले, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या है देखो, इधर ये है कि डिविडेंड वाज प्रपोज्ड ऑफ 15% फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो प्रपोज जब डिविडेंड किया गया था तो वो तो 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2019 को किया गया था। तो 31 मार्च 2019 को हु वाज द शेयर होल्डर? बिनॉय वाज द शेयर होल्डर, तो उसको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, ये वाला केस है। फिर अगर आप देखो यहाँ पे, ये क्लियर हुआ था आपको बाय द वे? ये क्लियर हुआ कि नहीं? राइट, बट इधर भी ऐसा ही है, दिस वाज अप्रूव्ड ऑन दिस। स्टिल मैं ये चेक करके बताऊंगा, लॉजिक अभी भी यहाँ पर सेट नहीं हुआ। आई स्टिल फील यहाँ पर डिविडेंड जो मिलेगा वो मोहन को मिलना चाहिए, बिनॉय को नहीं मिलना चाहिए। मैं फिर भी चेक करके बता दूंगा आपको। फिर देखिए डिविडेंड्स, अच्छा, प्रोहिबिशन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो अगर कोई डिफॉल्टिंग कंपनी है वो डिविडेंड नहीं बांट सकता, और एक सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकता, ये तो अपने को पता ही है।
ये आईपीएफ वाला बेसिक पॉइंट है, ये हमने ऑलरेडी बेरैक के अंदर कवर किया है। फिर अगर आप देखो, ओके, सो मिस्टर आलोक, इक्विटी शेयर्स उनके पास है 10 लाख रुपीस का, एंड हैज़ नॉट पेड 80,000 रुपीज टुवर्ड्स द कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर्स। कैन द डिविडेंड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज? Can the dividend be adjusted against the dues? Answer is yes, because the amount is due as the shareholder. तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। फिर आई थिंक दैट्स इट, यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ये देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राइट। देखो ये सेम क्वेश्चन आपके पास आता है। चलिए तो फिर एक काम करो, यू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस और इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लो। हम एक बार इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। वंस वी आर डन विद द PYQ, विल बी थ्रू विद दिस चैप्टर कंप्लीटली, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका PYQ करवा दूंगा, और जो चैप्टर 7 में आपने मुझे मॉड्यूल के क्वेश्चंस बोले थे, मैं उसको भी आपको कवर करवा दूंगा, ओके। एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट, और फिर हम शिफ्ट करेंगे। सर ये निधि वाला कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कुछ नहीं, वो निधि कंपनी के लिए प्रोविजंस थोड़े अलग रहते हैं, तो इट इज जस्ट यू कैन इग्नोर, चलेगा, यू कैन इग्नोर, इतना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट वैसा नहीं है, ठीक। सो दैट्स इट फॉर योर दिस लेक्चर देन, टेक केयर, बाय बाय।